हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं? होप सब बहुत बढ़िया होंगे। कैसी चल रही है आपकी तैयारी? क्या आप कर रहे हैं सीटेट एग्जाम की तैयारी या फिर किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? तो आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी सीडीपी सीरीज चल रही है, जहां पे हम टॉपिक बाय टॉपिक डेली पर डेली आपके लिए डेली क्लास लेके आ रहे हैं और एकदम बेहतरीन तरीके से क्लास लेके आ रहे हैं। कल इससे पहले एक हमने डेमो क्लास दी थी, जो बहुत सारे लोगों ने कहा था कि आप एक डेमो क्लास बनाइए। तो मैंने कल एक केमिस्ट्री की कार्बोक्सिलिक एसिड पे डेमो क्लास दी है। अगर आपने उसको नहीं देखा है, अगर आप किसी प्राइवेट स्कूल में डेमो देना चाहते हैं, तो आप उस वीडियो को देख के साइंस में किसी अच्छे से स्कूल में जाके आप डेमो दे सकते हैं और वहां आपका सिलेक्शन अच्छी तरीके से हो जाएगा। जिस तरीके से मैंने केमिस्ट्री का डेमो दिया हुआ है, आप बताया हुआ है वहां पे सारी चीजों के बारे में कि क्लास में आपको कैसे जाना है, कैसे नहीं जाना है, यानी सारी चीजों को हमने बहुत ही विधिवत तरीके से और डिटेल में आपको समझाया हुआ है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप देखिए, आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट मिल जाएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये हमारी क्लास नंबर 6 होने वाली है, जहां पे हम भाषा एवं विचार के कुछ पीवाईक्यू क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो बहुत ही ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। यानी हर क्वेश्चन के डिटेल को समझेंगे कि किस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है और क्यों वो आंसर है। तो यानी सारी बातों को बहुत ही डिटेल में क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो आई होप आपको सेशन बहुत ही अच्छा लगेगा। अगर आप पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर तो कर ही देना यार, ताकि जब भी मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। फिलहाल के लिए अगर आप पहली बार आए हो तो सेशन आप देखोगे तो आपको अच्छा लगेगा, ये गारंटी मेरी है। और हर क्वेश्चन को समझेंगे बहुत ही डिटेल में। जैसा कि आप देखिएगा, हर पीपीटी के लिए यानी क्वेश्चन है, फिर उसके बाद में इसका आंसर के लिए यानी डिटेल बताई गई है यहाँ पे, फिर क्वेश्चन है, फिर उसकी डिटेल बताई गई है, यानी फिर क्वेश्चन है और फिर डिटेल बताई गई। यानी हर क्वेश्चन को एकदम विधिवत तरीके से और बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, आप इजीली उसका जवाब दे पाओ। बस रटना तो है ही नहीं। देखो, रोट लर्निंग बिल्कुल भी बेकार है। जिनको भी ये लग रहा है कि ये क्वेश्चंस तो हम इजीली आसानी से अटेम्प्ट कर लेंगे ऐसे ही, तो भाई उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आपका दिमाग यहाँ पे चल रहा है, क्योंकि मैं यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं, वहां पे मैं नहीं हूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका दिमाग नहीं चलने वाला है वहां पे। तो पहले मेरे कहने का मतलब यह है कि आप पहले से पढ़ते रहिएगा और हो सके तो आप नोट्स बनाते रहिएगा, क्योंकि जब आप खुद के नोट्स बनाते हैं तो आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन हो जाती है, क्योंकि एक टाइम के बाद आपको रिवीजन तो करना ही पड़ेगा, है ना। तो वही बात मैं कह रहा हूं। तो हो सके तो आप कॉपी पेन लेके बैठिएगा और नोट्स बनाते रहिएगा, और साथ साथ में हम आपकी तैयारी भी बढ़िया करवाते रहेंगे। अगर आप सीटेट का, यूपीटेट का और या फिर रीट वगैरह किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। या फिर किसी प्राइवेट स्कूल में आप पढ़ा तक रहे हैं एज अ टीचर, तब भी आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हो। हम आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। चलिए चलते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि व्याकरण पढ़ना महत्वपूर्ण क्यों होता है, यानी आप ग्रामर को क्यों पढ़ते हो, ये इंपॉर्टेंस इसकी क्या है, यानी ग्रामर की इंपॉर्टेंस क्या है, आप व्याकरण को क्यों पढ़ते हो। शुद्धता के लिए पढ़ते हो, यानी आपको क्या करना है, अपना प्रोनाउंसिएशन या वर्ड्स को क्लियर करने रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग, या फिर प्रवाह के लिए, यानी व्याकरण आप इसलिए पढ़ते हो कि आपकी जो आप जो लैंग्वेज बोलते हो उसमें प्रवाह आ जाए, यानी तेजी से आप बोलो, धारा प्रवाह बोलो, उसके लिए पढ़ते हो। क्या पढ़ने लिखने की योग्यता के लिए आप ग्रामर को पढ़ जाओगे तो आपकी योग्यताएं पूरी हो जाएंगी, यानी आपने सब कुछ सीख लिया। क्या इसीलिए पढ़ते हो ग्रामर। आगे लिखा हुआ है कि संख्यात्मक कार्यों को करने के लिए केवल नंबर, यानी संख्या जो नंबर सिस्टम होता है उसको सीखने के लिए आप ग्रामर पढ़ते हैं। तो आप मुझे बताइए यहाँ पे कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो एकदम करेक्ट लिखा हुआ है। ग्रामर से रिलेटेड व्याकरण हम इसलिए पढ़ते हैं, ना तो हम प्रवाह के लिए व्याकरण पढ़ते हैं, ना हम पढ़ने लिखने की योग्यता के लिए पढ़ते हैं, और ना ही हम संख्यात्मक कार्यों के लिए पढ़ते हैं। हम केवल व्याकरण को शुद्धता के लिए पढ़ते हैं, शुद्धता के लिए, क्योंकि इसमें रूल रेगुलेशंस, नियम होते हैं और उनको सीख करके हम किसी भी लैंग्वेज को इजीली, आसानी से और सही तरीके से उसका प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं और उसके बारे में समझ सकते हैं। यानी यहाँ पे कहने का मतलब यही है केवल कि अगर आपको ग्रामर सिखाई जाएगी तो ग्रामर का मतलब केवल यही है कि आप वहां पे जो है रूल रेगुलेशन सीख करके, यानी भाषा को सही से सीख जाओगे। शुद्धता का मतलब यहाँ पे वही है कि आप इजीली अच्छे तरीके से सही चीजों को सीख जाओगे। तो वही बात यहाँ पे कही जा रही है। आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया होगा कि यहाँ पे क्या बात कही जा रही थी। अभी इसकी हम डिटेल भी नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ने वाले हैं कि शुद्धता के लिए यहाँ पे किसकी बात करी जा रही है, क्या शुद्धता, क्यों ग्रामर पढ़नी है आपको। फिलहाल के लिए अभी आप सेकंड क्वेश्चन पढ़िएगा और जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में कि इसका मतलब क्या है। पढ़िएगा, लिखा हुआ है कि चित्र जो होते हैं, यानी डायग्राम जो होते हैं, किस चीज को समझाने में सहायक होते हैं। यानी डायग्राम जो होती है, जैसे मान लीजिएगा जब मैं कुछ भी आपको पढ़ाता हूं या कोई भी टीचर आपको कुछ पढ़ाता है, जब अगर वो डायग्राम को ऐड कर पढ़ाता है तो आपको ये जल्दी समझ में आता है चीजें ना। यानी डायग्राम के माध्यम से, पिक्चर के माध्यम से आप कॉन्सेप्ट को इजीली समझ जाते हो। तो वही बात यहाँ पे कही जा रही है कि चित्र जो होते हैं, डायग्राम जो होते हैं, पिक्चर जो होती है, वो किस चीज को समझाने में सहायक होती है। क्या कलाकार के कौशल को, बोलने के कौशल को, सुनने के कौशल को, लिखने के कौशल को। देखो, अगर हम भाषा कौशल की बात करें, अगर हम आपके सामने भाषा
कौशल की बात करें तो भाषा कौशल 4 होते हैं। एक होता है सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। इनको हम एक वर्ड से याद रख सकते हैं, सुबोपाली से। किससे? सुबोपाली, यानी सु से सुनना, बा से बोलना, पा से पढ़ना और लिखना, ली से। तो सुबोपाली से आप भाषा कौशल को याद रख सकते हो। कभी कभी डायरेक्टली आपसे पूछ देता है पेपर में, हिंदी पेडोलॉजी में, कि जो है भाषा कौशल कौन कौन से होते हैं, तो उनके बारे में आप बताइए, लैंग्वेज स्किल्स के बारे में। तो वो जो है सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, यानी सुबोपाली से आप इजीली इसको याद रख सकते हो। देखो, तो चित्र का प्रयोग ना तो हम बोलने के लिए करते, क्या आप बोलने के लिए चित्र का प्रयोग करते हो? सुनने के लिए डायग्राम का प्रयोग करते हो? लिखने के कौशल के लिए डायग्राम का? नहीं। कलाकार के कौशल को, यानी अपनी क्रिएटिविटी दिखाने के लिए आप फिगर डायग्राम का यूज करते हो। जब भी आपको कुछ समझाना होता है, यानी अपने टीचिंग मेथड, मान लीजिए सपोज दैट आपको सिंपल ज्यादा वैसी चीज ना बताएं, तो सिंपल तरीका से बताना चाहूं तो जैसे मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अगर मैं पिक्चर के थ्रू आपको, यानी मेरे जो टीचिंग प्लान है, टीचिंग लेसन प्लान, जो हमारे लेसन प्लान्स हैं, उनमें अगर हम डायग्राम को ऐड कर करके बीच बीच में आपको सिखाएंगे तो आप इजीली सीख पाओगे ना। ऐसा नहीं कि मैं बोलने के लिए केवल यूज कर रहा हूं, लिखने के लिए यूज कर रहा हूं, सुनने के लिए यूज कर रहा हूं, तो ऐसा नहीं हो सकता है। डायग्राम का उपयोग जो है हम कलाकार के कौशल को दिखाने के लिए करते हैं। अब फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन के लिए हम क्या करते हैं, इनका डिटेल पढ़ लेते हैं कि फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में आंसर जो था इसकी डिटेल क्या है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, हमने बहुत ही विधिवत तरीके से पीपीटी बनाई हुई है जहां पे आपको हर वर्ड समझ आ जाए। देखो, क्वेश्चन के बाद में डिटेल पढ़ने का केवल मतलब यही है कि कोई सा भी क्वेश्चन जब आपसे पूछ दिया जाएगा तब आप उसका आंसर जो है इजीली दे पाओ, है ना। इस स्लाइड का मतलब केवल यही है कि क्वेश्चन के बाद में उसकी डिटेल पढ़ने का मतलब यह है कि उस क्वेश्चन से रिलेटेड जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप उसका आंसर आसानी से दे पाओगे, है ना। देखो क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि व्याकरण के माध्यम से शब्दों की शुद्धता तथा शब्दों को सही तरीके से सही क्रम से लिखा जाता है, जिसके कारण शुद्धता बनी रहती है। यानी जब आप व्याकरण को सीखते हो, तो वहां पे नियम सीखते हो ना, रूल सीखते हो कि ऐसे इसको करना है। तो आप जब सारे तौर तरीके समझ जाओगे व्याकरण के रूल के, तो आप भाषा का यूज तो अपने आप अच्छे तरीके से करोगे ना, तो शुद्धता तो अपने आप बनी रहेगी। जब आप लैंग्वेज में जब आपने व्याकरण के सारे नियम सीख लिए हैं तो वहां पे लैंग्वेज में गलती आपसे हो गई नहीं, है ना, तो प्योरिटी तो रहेगी, शुद्धता तो रहेगी वहां पे। तो क्लियर, आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन का डिटेल भी समझ में आया होगा। आगे क्या लिखा हुआ है, सेकेंड क्वेश्चन का डिटेल यह है कि चित्र के माध्यम से कलाकार की अभिव्यक्ति प्रस्तुत होती है कि कलाकार किस विषय को किस तरह प्रस्तुत कर रहा है, किसी विषय को समझाने के लिए किस तरह के चित्र बना रहा है। देखो वही बात यहाँ पे कही गई है कि डायग्राम के माध्यम से कलाकार जो है वो अपनी अभिव्यक्ति को, यानी अपनी क्रिएटिविटी को बच्चों को दिखा के समझा रहा है। जैसे क्लास जो होती है, कभी कभी क्लास में माइंडेड बच्चे होते हैं, कभी वीक बच्चे होते हैं, किसी का आईक्यू लेवल ज्यादा होता है, किसी का कम होता है। तो वहां पे कहने का मतलब यह है कि कुछ बच्चों को तो आसानी से एक बार में ही समझ में आ जाता है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो कुछ को तो आसानी से इजीली समझ में आ जाता है, लेकिन कुछ को नहीं समझ में आता है, तो उनको वही है कि आपको करके बताना पड़ता है ना। तो उनको एक्टिविटी करके बताओगे तभी वो समझ पाएंगे। उस तरीके के जड़ बुद्धि लोग भी होते, मतलब उनकी जड़ बुद्धि नहीं, एक्चुअली उनकी प्रैक्टिस की कमी है या कोई इशू हो सकता है ना। तो वही बातें यहाँ पे कही जा रही है, किसी को भी हम ये नहीं कह सकते फिलहाल के लिए। सेकंड क्वेश्चन का डिटेल भी आपको समझ में आया होगा कि पिक्चर का प्रयोग हम क्यों करते हैं, क्योंकि पिक्चर का उपयोग हम इसलिए करते हैं जहां से हमारी अभिव्यक्ति जो होती है वो अच्छे से रिप्रेजेंट हो पाती है, यानी हम अपनी बात को इजिली फिगर के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से आसानी से समझा पाते हैं। इसलिए जो है हमारा सेकंड ऑप्शन में यही बात कही गई थी यहाँ पे, तो समझ में आया होगा आपको। अब हम चलेंगे आगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड फोर्थ को समझते हैं। पढ़िएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ को, देखिए यहाँ पे क्या बात बोली गई। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और सीटेट का पैटर्न देखा जाए तो ये 100 टाइम रिपीट होता है क्वेश्चन। और वही मैं देखो हर क्विज, जितने भी मैंने वीडियोस डाल दिए हैं यूट्यूब पे, जितने भी मैं डेली पर डेली डाल रहा हूं, उनमें सभी में मैंने पीवाईक्यू क्वेश्चन वही उठाए हुए हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। ऐसा नहीं कि बस मैं टाइम पास कर रहा हूं कि मुझे क्लास देनी तो देनी, ऐसा नहीं। कंटेंट एकदम आपको बेहतरीन मिलेगा। अगर आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हो या किसी भी टीचिंग एग्जाम की कर रहे हो, सीटीबी वगैरह जहां पे आती, चाहे तो रीट हो चाहे यूपीटेट हो, सभी में पेपर 1 की बात करी जाए, पेपर 2 की बात करें, तो क्वेश्चन मैं वही उठा रहा हूं जो 100 टाइम रिपीट होते हैं। पढ़िएगा, लिखा हुआ है कि प्रथम पीढ़ी के शिक्षार्थी सबसे अधिक कठिनाई महसूस करते हैं, यानी पहली पीढ़ी के जो विद्यार्थी शिक्षार्थी होते हैं शुरुआती दौर में कह रहे हैं उनके लिए सबसे अधिक कठिनाई महसूस करते हैं वर्कशीट्स के लेखन में। शुरुआत में बच्चा, पहली पीढ़ी की बात करें, वर्कशीट की बात आ जाएगी क्या, 100 अध्ययन में शुरुआत में बच्चा सब पढ़ लेगा अपने आप, लंबे उत्तर पढ़ने लगेगा बच्चा शुरुआत में। प्रथम पीढ़ी की बात करें तो पहली भाषा सीख रहा होगा। भाई पहली पीढ़ी चल रही है तो बच्चा शुरुआत में सीख रहा होगा ना, तो इसलिए फोर्थ ऑप्शन जो है हमारा एकदम करेक्ट है। पहली भाषा सीखने में वो कठिनाई महसूस कर रहा होगा, बच्चा जो है पहले चरण में है,
है ना। आप क्वेश्चन को भी तो देखिए पहले कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। आप देखो मजे से पढ़ते रहो यार, कुछ भी ऐसी बात नहीं जो आपको समझ में ना आए। मैं सारे कंटेंट को बहुत ही बेहतरीन डाल रहा हूँ। पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन को, लिखा हुआ है भाषाओं का समझना और उपयोग करना बच्चों को सक्षम बनाता है। किस चीज में बच्चों को सक्षम बनाता है बताइएगा। भाषाओं का समझना यानी लैंग्वेज को जब आप अंडरस्टैंड करते हो, समझते हो और उपयोग करना बच्चों को सक्षम किस चीज में बनाता है। लिखा हुआ है विचारों के बीच संबंध बनाने हेतु, लोगों और वस्तु संबंध बनाने में, परिवेश को अपने आसपास से संबंधित करना। देखो यहाँ पे पहली बात तो अगर आप किसी भी भाषा को सीख रहे हो और समझ रहे हो और उसका उपयोग कर रहे हो तो आप क्या कर रहे होंगे, अपने परिवेश यानी इन्वायरमेंट को, अपने आसपास से संबंधित लोगों को अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। इसलिए थर्ड ऑप्शन जो है वो हमारा एकदम करेक्ट है। लास्ट में था उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन में ये इन्होंने बोला था उपरोक्त सभी, जो कि हमारा आंसर नहीं होगा। क्लियर। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। देखो यहाँ पे कुल मिला के क्या बात बोली जा रही है, यहाँ पे कह रहे हैं कि भाषाओं, देखो जब आप लैंग्वेज को समझोगे, है ना, जब आप किसी भी भाषा को अच्छे तरीके से समझ पाओगे तभी तो अपने इन्वायरमेंट में जो आपके आसपास के लोग रह रहे हैं उनसे इंटरेक्शन कर पाओगे, है ना। देखो वाइगोत्स्की नाम के साइंटिस्ट हुए हैं, उन्होंने बताया हुआ है कि बच्चा जो होता है वो अपने समाज से सीखता है, यानी उसके आसपास के लोग कैसे उनसे इंटरैक्ट करके सीखता है। तो वही बात यहाँ पे कही जा रही है कि जब आप लैंग्वेज को समझोगे, उसका यूज करोगे, तब अपने इन्वायरमेंट में आप अडॉप्ट कर लोगे, यानी अपने इन्वायरमेंट के परिवेश में उनके अकॉर्डिंग अनुकूलित हो जाओगे जब आप लैंग्वेज को सीख पाओगे, है ना। चलिए अभी इसका डिटेल पढ़ लेते, देखते हैं डिटेल में क्या बोला गया है, थोड़ा सा आगे समझते हैं। चलिए देखो क्या लिखा हुआ है, थर्ड ऑप्शन का जो डिटेल लिखा हुआ है और फोर्थ दोनों का ही डिटेल लिखा हुआ है, पढ़ लेते हैं ताकि कोई भी क्वेश्चन आएगा हम लोग आसानी से उसका आंसर दे पाएंगे। पढ़िएगा जरा फटाक से। देखो यहाँ पे कौन सी बात कही गई है, क्या लिखा हुआ है, देखो लिखा हुआ है कि ऐसे शिक्षार्थी जिनके माँ बाप तथा अन्य पूर्वज अशिक्षित एवं अनपढ़ रहे हों और उन्हें अपनी नई पीढ़ी के सदस्य के रूप में पहली बार शिक्षा का अवसर प्राप्त हो रहा हो, वैसे बालक प्रथम पीढ़ी के अधिगमकर्ता बालक होते। देखो जहां पे बताया जा रहा है कि ऐसी फैमिली जहां पे परिवार में सभी लोग अनपढ़ हैं, मान लीजिए परिवार में कोई एजुकेटेड बंदा नहीं है, तो उस घर में जो बच्चा पैदा होगा और उसके लिए पहली भाषा सीखना थोड़ा डिफिकल्ट होगा कि नहीं होगा। जब घर में कोई पढ़ा लिखा है ही नहीं तो कौन उसको सिखाएगा, है ना। तो वही बात यहाँ पे कह रहे हैं कि ऐसे शिक्षार्थी, कैसे शिक्षार्थी, जिनके माँ बाप, जिनके पेरेंट्स, पूर्वज जो होते अशिक्षित एवं अनपढ़ रहे हों, है ना, तो उन्हें अपनी पहली पीढ़ी यानी जो नई पीढ़ी आती है सदस्य के रूप में पहली बार शिक्षा का अवसर प्राप्त हो रहा हो, यानी सबसे पहली बार उनके घर परिवार में कोई इंसान शिक्षा को सीख रहा हो, वैसे बालक प्रथम पीढ़ी के अधिगमकर्ता बालक होते हैं। यानी ऐसे में जो ऐसे परिवार में जो बच्चे पैदा होते हैं उनके लिए अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर पाते हैं तथा इनमें आत्मविश्वास की कमी पाई जाती है। जब उनके परिवार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो उनको एजुकेशन के लिए मोटिवेट कर सके, पढ़ा सके घर में बैठाल के, तो उनका थोड़ा मोटिवेशन तो कम रहेगा ही रहेगा। जिनके घरों में, जिनके माँ बाप, जिनके पेरेंट्स, जिनके दोस्त यार सब पढ़े लिखे होते, तो उनके घरों में भी लोग शिक्षा को पाने के लिए उत्सुक रहते हैं ना, क्योंकि उनको मोटिवेशन मिलता रहता है जगह जगह पे। जिनके घर में कोई खानदान में दिन भर लड़ाई होती रहेगी भाई, तो वो कहां से पढ़ेंगे, है ना। उनके परिवार में बच्चे भी ऐसे होंगे, हैं, वो भी लड़ाई सीखेंगे, दिन भर आपके बीच में कलेश करवाएंगे, है ना। तो ये हो गया आपकी बात। चलिए आगे लिखा हुआ है फोर्थ क्वेश्चन का आंसर कि भाषा संचार का एक माध्यम होता है। देखो अगर भाषा की बात करी जाए तो भाषा जो होती है वो एक संप्रेषण का माध्यम होती है। क्या होती है? संप्रेषण का माध्यम होती है। संप्रेषण का मतलब कम्युनिकेशन का माध्यम होती है, जहां पे हम अपने विचारों को, अपने भावों को दूसरों तक व्यक्त कर पाते हैं और उनकी भावनाओं को हम समझ पाते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं, है ना। तो भाषा क्या होती है? एक कम्युनिकेशन यानी संप्रेषण का माध्यम होती है। सोचो, आप सपोज करिए कि अगर भाषा नहीं होती तो क्या होता, हम अपनी बातों को आप तक कैसे पहुंचाते, या फिर आपकी बात को हम कैसे समझ पाते अगर भाषा ही ना होती। तो लैंग्वेज का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है अगर बात करी जाए, जिसके कारण ही हम एक दूसरे के विचारों को समझ पाते। देखो वही बात यहाँ पे कही गई, भाषा के माध्यम से ही हम एक दूसरे के थॉट्स को समझ पाते हैं, या परिवेश के आसपास के माहौल से अवगत कराता है तथा उससे संबंध जोड़ने में मदद भी करता है। यानी भाषा है और तभी हम अपने आसपास के लोगों से इंटरैक्ट कर पाते हैं। तो बहुत ही सिंपल बात कही गई। एज अ टीचिंग की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, सीटेट दे रहे हो, यूपीटेट दे रहे हो, तो इतनी नॉर्मल बात आपको समझ में आ रही होगी कि लैंग्वेज का कितना इंपॉर्टेंस है हमारे जीवन में। क्लियर इतनी बात। अब हम चलेंगे आगे, फिफ्थ एंड सिक्स्थ क्वेश्चन पे देखते हैं क्या बोला गया है, उनको समझेंगे थोड़ा कि फिफ्थ एंड सिक्स्थ क्वेश्चन में कौन सी बात कही गई है। पढ़िए जरा फिफ्थ और सिक्स्थ क्वेश्चन को और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर करिएगा कि फिफ्थ एंड सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या बात बोली गई। पढ़िएगा। देखो लिखा हुआ है कि किस प्रकार का शिक्षण अर्थ संदर्भ पर जोर देता है, ना कि भाषा सीखने में रूपों और पैटर्न पर। यानी किस प्रकार का जो टीचिंग लेसन प्लान है, टीचिंग मेथड है, शिक्षण है, अर्थ संदर्भ की बात कर रहे हैं, जहां पे अर्थ निकल रहा हो,
पर जोर देता है, ना कि भाषा सीखने के रूपों और पैटर्न पर। बताइए, संप्रेषणीय भाषा शिक्षण होता है, लिखा हुआ है कि प्रतिस्पर्धात्मक आधारित भाषा शिक्षण होगा, सहयोगी अध्ययन होगा, सहकारी भाषा शिक्षण। देखो यहाँ पे सहकारी की बात करी नहीं जा रही है ना, सहयोगी अध्ययन की बात तो यहाँ पे करी नहीं गई, शिक्षण की बात करी गई। प्रतियोगिता आपको लानी नहीं बीच में, बच्चों के बीच में आपको कंपटीशन नहीं कराना कि तू पढ़ने में अच्छा है, तुम पढ़ने में अच्छे नहीं हो, है ना। आपको सारे बच्चों को इक्वल लेके चलना है, एक साथ लेके चलना है एज अ टीचर। अब आगे लिखा, एक ही ऑप्शन हमारे पास बचा हुआ है, संप्रेषणीय भाषा। क्या लिखा हुआ है? संप्रेषणीय भाषा शिक्षण, यानी एक ही ऑप्शन है जहां पे भाषा के इंपॉर्टेंट को बताया गया है कि संप्रेषण का मतलब है कि आप एक दूसरे की बात को समझ पा रहे हो, यानी जब आप एक दूसरे से बोलोगे, बात करोगे और समझोगे, तभी तो उसका वहां पे अर्थ के बारे में समझ पाओगे, है ना। जब उसकी बात को आप समझ ही नहीं पा रहे तो अर्थ कहां समझोगे। तो वही बात है, इसलिए ए ऑप्शन जो है वो हमारा एकदम करेक्ट है। आगे चलते हैं 6 क्वेश्चन को। लिखा हुआ है कि एक भाषा जो हमारे घर, स्कूल और सामाजिक परिवेश में संप्रेषण के लिए प्राथमिक रूप से प्रयुक्त होती है वह कहलाती है। यानी एक भाषा की बात करी जाए जो हमारे घरों में बोली जाती है और स्कूलों में बोली जाती है और सामाजिक परिवेश में संप्रेषण के लिए प्राथमिक रूप से प्रयुक्त होती है, तो वो देखो प्राथमिक की बात करेगी, देखो क्वेश्चन में ही आंसर दे दिया गया है कि प्राथमिक की बात करेगी तो वो कौन सी होगी? प्रथम भाषा ही होगी, है ना। सिंपल, स्कूल में कौन सी भाषा होगी? प्रथम भाषा होगी। क्लियर यहाँ पे? तो सेकंड ऑप्शन जो है वो हमारा एकदम क्लियर है। अब इनका डिटेल पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। देखो, हो सके आप नहीं नोट्स बना रहे तो कम से कम स्क्रीनशॉट तो मारते रहिएगा यार, है ना। पढ़िएगा जरा। अब क्वेश्चन नंबर इसका जो है थोड़ा डिटेल पढ़ लेते हैं कि यहाँ पे कौन सी बात बोली गई, डिटेल में पढ़िएगा जरा फटाक से। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 का डिटेल देखिए, यहाँ पे कौन सी बात बोली गई है। देखो लिखा हुआ है कि भाषा जो होती है वो संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण, यानी इसका मतलब है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग जो है, जहां पे हम एक दूसरे की बातों को अंडरस्टैंड कर पाते हैं, समझ पाते हैं, या संवादात्मक दृष्टिकोण भाषा शिक्षण के लिए एक दृष्टिकोण है जो बातचीत के साधनों और अंतिम लक्ष्य पर जोर देता है। देखो कुल मिला के बात वही कही गई ना, यानी भाषा का केवल रोल वही है कि हम एक दूसरे की बातों को समझ तो पाते हैं, और वहां पे क्वेश्चन में अर्थ की ही बात की गई थी जहां पे अर्थ निकल रहा हो, है ना। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आगे देखो क्या लिखा हुआ है कि प्रथम भाषा वह मूल भाषा, यहाँ पे प्रथम भाषा के बारे में, फर्स्ट लैंग्वेज के बारे में बताया गया है कि लिखा हुआ है वह मूल भाषा है जो बच्चों द्वारा सीखी जाती है और एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी तक ले जाती है। तो यहाँ पे प्रथम भाषा के बारे में बात की गई थी जो हमारे आंसर में बात कही गई थी। क्लियर? आपको ये बात समझ में आ गई होगी। और सेशन आपको अच्छा लग रहा हो तो, अगर आपको अच्छा लग रहा हो सेशन तो प्लीज लाइक शेयर तो कर ही देना यार, ताकि जब भी मैं नहीं आऊं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए फटाक से, ठीक है। आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या बात बोली गई है। अब आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 में क्या बात बोली गई। देखो, आप हो सके तो आप जवाब देते रहिए कमेंट बॉक्स में, ताकि मुझे भी थोड़ा अच्छा लगेगा। पढ़िएगा। देखो यहाँ पे क्या बात बोली गई, कह रहे कि भाषाविदों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यानी जो भाषाविद होते हैं, यानी भाषा से रिलेटेड जो वैज्ञानिक होते हैं या भाषाविद जिनको लैंग्वेज बहुत अच्छे तरीके से आती है, उनके लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। क्या शब्द और वाक्य महत्वपूर्ण है, ध्वनि प्रणाली और वाक्य महत्वपूर्ण है, ध्वनि प्रणाली और व्याकरण महत्वपूर्ण है, या शब्दकोश और व्याकरण महत्वपूर्ण। देखो, अगर भाषाविदों की बात करी जाए तो भाषाविद जो होते हैं उनको, उनके पास शब्दकोश ज्यादा होना चाहिए, है ना। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? शब्दकोश और ग्रामर। यानी इस भाषाविदों के अकॉर्डिंग जो है, उनका जो है जो डिक्शनरी है यानी शब्दकोश है और जो ग्रामर है वो इंपॉर्टेंस रखती है उनके लिए कि कहां पे कैसे बोलना है, किस तरीके से बोलना है। ग्रामर का भी उनको ख्याल रखना पड़ता है। आगे चलते हैं। आगे लिखा क्वेश्चन नंबर 8 में, एक बालक की आयु कितनी आयु हो सकती है कि अपनी भाषा विकसित करता है। यानी बच्चा जो होता है कितनी आयु में अपनी भाषा को विकसित करता है। शुरुआत में जब बच्चा पैदा होता है, पैदा होते ही थोड़ी ना बोलने लगेगा, है ना। कोई उम्र होगी जहां तक वो अच्छे तरीके से भाषा को सीखने लगता है, बोलने लगता है। तो वही बात बोली गई है कि एक बालक है जिसकी कितनी उम्र हो सकती है जो एक भाषा को विकसित करता है और जो एक भाषा के उपयुक्त शब्दों और व्याकरण के सही नियमों से मिलती है। यानी व्याकरण के नियमों को भी वो समझ रहा है। तो मैक्सिमम कितनी उम्र होनी चाहिए बच्चे की? 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, बताइएगा। तो बच्चे की मैक्सिमम यानी लगभग क्या बोला जाए तो 4 वर्ष उम्र होनी चाहिए, तब वो लैंग्वेज को समझने लगता है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। यानी भाषा उसके अंदर विकसित होने लगती है जब उम्र 4 साल की होती है। क्लियर इतनी बात? अब 1 साल में व्याकरण के नियम को तो नहीं समझने लगेगा, है ना। आई होप समझ में आ रहा होगा मैं क्या कह रहा हूं। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर, इसका थोड़ा डिटेल पढ़ लेते हैं, देखते हैं डिटेल में क्या बात बोली गई है। इसके क्वेश्चन नंबर 7 और 8 का डिटेल पढ़िए फटाक से, देखो क्या बात बोल रहे हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 का डिटेल पढ़िएगा।
देखो क्या लिखा, देखिए भाषाविद भाषा को आमतौर पर व्याकरण और शब्दकोश को संसाधन के रूप में देखते हैं। यानी जो भाषाविद होते हैं, जो भाषा से लैंग्वेज टीचर समझ लीजिए जो होते हैं, वो आमतौर पर ग्रामर पर भी फोकस करते हैं, और शब्दकोश नहीं होगा तो वो भाषा को सीखेंगे, भाषाविद ही नहीं होंगे ना। जो भाषाविद है तभी तो उनके पास वर्ड कोश होगा, तो इसलिए ये बातें इनके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बात तो हो गई। अब क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया था, कितनी उम्र होनी चाहिए। लिखा हुआ है कि बच्चे भाषा सीखने के लिए अनंत क्षमता के साथ पैदा होते हैं। आपको पता है कि नॉम चॉम्स्की नाम के एक वैज्ञानिक है जिन्होंने कहा है कि बच्चा जो होता है एक जन्मजात क्षमता के साथ में पैदा होता है, जिसके अंदर लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होती है, यानी भाषा अधिग्रहण यंत्र जिसको बोलते हैं। हिंदी में बात करें इसकी तो इसको बोलते हैं भाषा अधिग्रहण यंत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भाषा अधिग्रहण यंत्र बोलते हैं। यानी बच्चे के अंदर शुरुआत में जब वो पैदा होता है तो इस क्षमता के साथ में पैदा होता है कि वो किसी भी लैंग्वेज को आसानी से सीख सकेगा, उसको स्कूल भेजने की आपको जरूरत नहीं है, आसानी से घर में सीख लेगा ना। तो यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस उनके अंदर होती। तो वही बात यहाँ पे बोली गई है कि बच्चे भाषा सीखने के लिए एक अनंत क्षमता के साथ पैदा होते हैं, वही बात बोली गई। और जब तक वे 3 से 4 वर्ष के होते हैं वे भाषा का प्रभावी ढंग से उपयोग करना शुरू कर देते हैं। यानी 3 से 4 वर्ष की उम्र में बच्चा जो होता है लैंग्वेज को अच्छी तरीके से यूज करने लगता है। बहुत ही कम समय में वे नए वाक्यों को समझने और उत्पन्न करने लगते हैं, जिससे हमें सबूत मिलते हैं कि भाषा की संरचना को उनके अंतःकरण में बनी हुई है। क्लियर इतनी बात। यानी बच्चा जो होता है 3 से 4 वर्ष की उम्र में जो है ऑब्जर्व करने लगता है, और आप बच्चा जो होता है दूसरे लोगों का अनुकरण भी करने लगता है ऐसे में। क्लियर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और 10 पे। ओवरऑल आज हम 10 क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन हम पढ़ा रहे हैं और छोटे छोटे सेशन में इसलिए ला रहा हूं ताकि आप भी बोर ना हो जाओ और मैं भी बोल रहा हूँ। ठीक है, तो फिलहाल के 9 और 10 को पढ़िए, उसके बाद में उसकी डिटेल पढ़ लेंगे अच्छे तरीके से। देखो छोटे छोटे सेशन इसलिए क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर दिए हैं, आप आसानी से उन वीडियो को चेक करिए। पूरी मतलब प्लेलिस्ट मैंने डाल रखी है, यानी सारे वीडियोस हमने सीरीज बाय सीरीज दिए हुए हैं, 1 2 सीरीज, क्लास 1 क्लास 2 ऐसे करके आप आसानी से जाइए सारी वीडियो को देखिए। आपकी प्रिपरेशन तो इतने में ही बहुत अच्छी खासी हो जाएगी। देखो क्या लिखा हुआ है, भारत के संविधान के अनुच्छेद के अनुसार देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी भाषा की राजभाषा। यानी कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जिसमें कहा गया है भारत के संविधान के अनुच्छेद के अनुसार देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी भारत की राजभाषा है। यानी किस अनुच्छेद में यह बताया गया था कि हिंदी जो होती वो भारत की राजभाषा है और अंग्रेजी जो है वो सह राजभाषा है। ठीक है, राष्ट्रभाषा नहीं है, इसलिए में बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं। हमारा देश जो है वो मल्टी लैंग्वेज यानी बहुभाषी देश है, जहां पे 22 भाषाओं का समावेशन किया गया है, किसी एक भाषा को प्रायोरिटी नहीं दी गई है। तो ये कौन सा अनुच्छेद है, 343 है, 345 है, 351 है, 377 है। 343 नंबर अनुच्छेद में बताया गया था, कौन सा अनुच्छेद है, 343 अनुच्छेद में बताया गया है कि जो है भाषा, हिंदी भाषा जो है वो भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार की गई थी। क्लियर। अब चलिए आगे। कोई जानकारी पाने, क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़िएगा। कोई जानकारी पाने के लिए त्वरित पढ़ने को कहा जाता है क्या। यानी कोई जानकारी है उसको तुरंत आप क्या पढ़ने के लिए, उसको तुरंत आप उसको त्वरित पढ़ने के लिए कह रहे हैं कहा जाता है, तो उसको क्या होगा, स्किमिंग बोलेंगे, तेज पढ़ना बोलेंगे, मूक पढ़ना बोलेंगे, या स्किमिंग तो नहीं है, यहाँ पे स्कैनिंग है। त्वरित पढ़ना मतलब स्कैनिंग। अभी हम इसका डिटेल जान लेते हैं। थर्ड ऑप्शन जो है वो एकदम क्लियर है। चलिए इसका डिटेल जानते लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 और 10 का डिटेल क्या कह रहा है थोड़ा सा, फिर हम आगे चलेंगे। पढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 9 और 10 का डिटेल क्या बोला गया यहाँ पे। संविधान का अनुच्छेद 343 घोषित करता है, क्या घोषित करता है, यानी संविधान का अनुच्छेद जो है वो 343 जो अनुच्छेद है वो क्या घोषित करता है। लिखा हुआ है कि संघ की आधिकारिक भाषा देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी होगी। क्लियर। यानी अनुच्छेद 343 में यह स्वीकार किया गया था कि हिंदी भाषा जो है वो कैसी भाषा है, राज भाषा के रूप में स्वीकार कर ली गई थी। क्लियर इतनी बात। अब आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में। स्कैनिंग वाचन संबंधी एक तकनीक होती है। स्कैनिंग जो होती है वो वाचन संबंधी यानी बोलने से संबंधित एक रणनीति या तकनीक होती है, जिसमें वाचक विस्तृत जानकारी के स्थान पर किसी विशेष जानकारी को प्राप्त करने के लिए शीघ्रता से पढ़ता है। यानी शीघ्रता से पढ़ना का मतलब स्कैनिंग की बात करी गई थी यहाँ पे। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 10 भी समझ में आया होगा। तो सेशन अच्छा लगा हो तो यार प्लीज लाइक शेयर तो कर ही देना मेरे भाई, ताकि तब भी मैं डेली वीडियो आपके लिए लाता रहूं, आपका मोटिवेशन और मेरा भी मोटिवेशन बढ़ता रहेगा। फिलहाल के लिए मेरी कोशिश यही रहती है कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा, और आउट ऑफ 10 यानी ओवरऑल आपने कितना सही किया वो आप मुझे बता के जाइए कमेंट बॉक्स में कि आउट ऑफ 10 आपने कितने सही किए, सेशन कैसा लगा वो आप लाइक शेयर तो कर ही देंगे, ताकि जब भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा तो नोटिफिकेशन आ जाएगा।
फिलहाल के लिए आपको कहीं पर अगर डाउट रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम आपके अकॉर्डिंग वीडियो प्लान करने की कोशिश करेंगे कि कहां पे आपको डाउट रह गया है और कौन से क्वेश्चन में आपको चाहिए, यानी किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, बस आप कमेंट करिएगा, देन आपको तुरंत उस टॉपिक पे वीडियो मिल जाएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में नई आशा और उम्मीद के साथ में। थैंक यू सो मच मेरे भाई, थैंक यू सो मच भाई।